पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के बाद भारत सरकार ने न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा पर चौकसी बढ़ाई, बल्कि आतंकवाद के संरक्षक पाकिस्तान को भी सीधे चेतावनी दे दी। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम तब उठाया गया जब भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 1960 में हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्णय। ये फैसला केवल एक जल बंटवारे का नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत के बदलते रुख और पाकिस्तान की पानी की राजनीति को जवाब देने की एक निर्णायक पहल है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि सिंधु जल संधि क्या है। साथ ही बात करेंगे कि भारत सिंधु जल संधि में बदलाव क्यों चाहता था। दरअसल साल 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे हम सिंधु जल संधि के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 पूर्वी नदियों के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया, जबकि पाकिस्तान को चिनाब, झेलम और सिंधु, इन 3 पश्चिमी नदियों का अधिकार सौंपा गया। दोनों देशों को अपने हिस्से के पानी का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति दी गई। दिलचस्प बात यह है कि समझौते के मुताबिक भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित मात्रा में, यानी 3.6 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करने की भी छूट मिली थी। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत ने जनवरी 2023 और फिर सितंबर 2024 में पाकिस्तान को नोटिस भेजकर इस संधि की समीक्षा और पुनर्रचना की मांग की। भारत का सीधा संदेश था, 64 साल पुरानी ये संधि अब जमाने के साथ फिट नहीं बैठती। भारत चाहता है कि नई परिस्थिति और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सिंधु जल समझौते को फिर से लिखा जाए, खास तौर पर जब पाकिस्तान भारत की हर विकास योजना में अड़चन डालता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अपनी जल राजनीति खेलता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं किशनगंगा और रतले के निर्माण में तेजी लाने का निर्णय लिया है। ये परियोजनाएं नदियों की धारा को मोड़े बिना बिजली उत्पन्न करने वाली आधुनिक तकनीक पर आधारित है। किशनगंगा बांदीपोरा में झेलम की सहायक नदी पर, जबकि रतले प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। इनसे क्रमशः 330 और 850 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में पाकिस्तान का विरोध ये बताता है कि उसे डर है कि यदि भारत पूरी क्षमता से इन नदियों का उपयोग करता है तो उसकी कृषि, पीने का पानी और ऊर्जा उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इस मुद्दे को सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में ले जाने की कोशिश की, तब भारत ने साफ कहा कि ये सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 9 का सीधा उल्लंघन है। भारत ने बताया कि पहले विवाद का निपटारा सिंधु आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए, फिर यदि आवश्यक हो तो तटस्थ विशेषज्ञों की मदद ली जाए और आखिरी विकल्प के तौर पर ही इसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ले जाया जा सकता है। एक ही मुद्दे पर 2 समानांतर प्रक्रियाएं शुरू करना न केवल समझौते की भावना के खिलाफ है, बल्कि इससे भविष्य में गंभीर भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है शाहपुर कांडी बांध। ये रावी नदी पर प्रस्तावित है, जिससे वो पानी रोका जा सके जो मधोपुरा हेड वर्क्स के जरिए पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह जाता है। इस परियोजना की कल्पना 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच हुए समझौते के तहत की गई। रणजीत सागर बांध के बाद इसे रावी नदी के ऊपरी हिस्से पर बनाना तय हुआ था। इसकी मदद से भारत अपनी ही नदी के पानी का बेहतर उपयोग कर सकेगा और पाकिस्तान को मिलने वाली अतिरिक्त मात्रा में कटौती होगी। वहीं अगर भारत सिंधु जल संधि पर रोक जारी रखता है तो पाकिस्तान में जल संकट तेजी से गहराएगा। पाकिस्तान की तकरीबन 80% कृषि भूमि सिंधु जल प्रणाली पर निर्भर करती है। पानी की कमी से खाद्यान्न उत्पन्न बुरी तरह प्रभावित होगा। यही नहीं, सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर और मुल्तान पानी के लिए संघर्ष करने लगेंगे। पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्ट्स जैसे मंगला और तरबेला भी इसी जल पर निर्भर हैं। ऐसे में ये फैसला पाकिस्तान को अन्न, जल और ऊर्जा तीनों ही स्तरों पर संकट की ओर धकेल देगा। अब गौरतलब है कि भारत का ये निर्णय केवल एक कूटनीतिक या जल संबंधी कदम नहीं, बल्कि आतंकी हमलों के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को ये संदेश स्पष्ट है कि अगर वो आतंक को पालना नहीं छोड़ेगा
तो भारत उसे हर मोर्चे पर जवाब देगा, राजनयिक, सैन्य और अब जल के माध्यम से भी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि पानी की इस लड़ाई में भू राजनीति किस करवट बैठती है।